क्यों आत्माराम कोई बदरू है? मैंने कहा। वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है, लड़के ने जवाब दिया। आजकल वैसे भी इसका मुकुट घुमा हुआ है। पिछले चंद रोज में वो 3 आदमियों की टांगे तोड़ चुका है। इसे पागल कुत्ते ने काट लिया है। मैंने लड़के को घूरा। तुम यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें मालूम नहीं है हुक्म, लड़के ने जवाब दिया। एक परदेसी ने इन सब का जीना हराम कर रखा है। ये लोग इसकी तलाश में हैं। इन्हें हर अजनबी पर इसका शुबा होता है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ हुक्म। तुम राजस्थानी तो नहीं लगते, बहुत साफ उर्दू बोल लेते हो। मैंने मौजू बदलते हुए कहा। मैं आगरे का रहने वाला हूँ, लड़के ने जवाब दिया। फिल्मी हीरो बनने के लिए घर से भागा था, मगर बम्बई की बजाय यहाँ पहुँच गया। अच्छा ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा। सिर्फ इतना बता दो कि आत्माराम कहाँ मिलेगा, हम चले जाएंगे। वो रात को 10 बजे यहाँ आता है, लड़के ने जवाब दिया। अगर इसे पता चल गया कि मैंने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तुम लोग यहाँ से चले ही जाओ तो बेहतर है। ठीक है, ये नोट उठाकर जेब में रख लो, हम जा रहे हैं, मैंने कहा तो लड़के ने नोट उठाकर जेब में रख लिया, कप उठाया और बाहर चला गया। तुम कौन हो? इसके जाने के बाद रजनी ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। इसकी आंखों में खौफ की झलक नुमाया थी। आत्माराम का क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, आओ चले, मैं कहते हुए उठ गया। बाहर निकलते ही मैंने महसूस किया कि साथ वाले कैबिन से 2 आदमी बाहर निकले थे। वो चेहरों से ही छुटे हुए बदमाश लग रहे थे। मैं काउंटर पर बिल देने को रुका था। रजनी मेरे साथ खड़ी थी। इनमें से एक बदमाश ने करीब से गुजरते हुए शायद रजनी के कोहले पर चुटकी काटी थी। रजनी सिसकारी भर कर रह गई। इसने मुड़कर खा जाने वाली नजरों से इस बदमाश की तरफ देखा, लेकिन वो बाहर जा चुका था, जबकि इसका दूसरा साथी हमसे पीछे खड़ा था। मैं बिल देकर रजनी के साथ बाहर निकल आया। दूसरा बदमाश भी हमारे पीछे ही था। हम जैसे ही बाहर निकले वो भी आगे निकल गया और इन दोनों ने हमारा रास्ता रोक लिया। इनमें से एक ने बड़ी बेतकल्फी से रजनी का हाथ पकड़ लिया, हमारे साथ चलती हो गया। रजनी के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे, आंखों में वहशत सी भर गई। वो तो वाइफ थी, किसी के साथ भी जा सकती थी, मगर गुंडों और बदमाशों से तो सभी लोग घबराते हैं। इस गुंडे ने जिस तरह रजनी का हाथ पकड़कर साथ चलने को कहा था, इसमें मेरे लिए भी हैरत की कोई बात नहीं थी। जहाँ गुंडागर्दी का राज हो वहाँ इस किस्म की हरकतें रोज का मामूल बन जाती हैं। ए मिस्टर, क्या बात है, हाथ छोड़ो इसका। मैं उस गुंडे की तरफ देखकर गुर्राया। अगर नहीं छोड़ूं तो क्या कर लोगे? वो ढिठाई से बोला। मैंने सिर्फ एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर दूसरे ही लम्हे मेरा घोंसा इसके जबड़े पर लगा। वो कराहता हुआ पीछे उलट गया। रजनी का हाथ अगरचे इसके हाथ से छूट गया था, मगर रजनी भी लड़खड़ा कर रह गई। मेरा ये हमला इस गुंडे के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो लड़खड़ा कर पुश्त के बल फुटपाथ पर गिरा था। मेरे दाएं तरफ खड़े हुए दूसरे गुंडे ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए चाकू निकाल लिया और चीखता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ, मगर जाहिर है मैं गाफिल तो नहीं था। बड़ी तेजी से एक तरफ हट गया। हमलावर अपनी झोंक में आगे को झुकता चला गया। मैंने घूमकर इसके कोले पर ठोकर रसीद कर दी। वो कराहता हुआ मुंह के बल गिरा। इस दौरान पहला गुंडा उठकर हमलावर हो चुका था। मैं फुर्ती से नीचे झुक गया और इसे टांगों से पकड़कर अपने ऊपर से उछाल दिया। वो एक बार फिर पुश्त के बल गिरा। इस मर्तबा इसके मुंह से चीख निकल गई थी। वो दोनों उठकर बैक वक्त हमलावर हुए। वो सड़क छाप गुंडे थे, स्ट्रीट फाइटिंग में बिलाशुबा माहिर हो सकते थे, मगर इनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो भी लखन की तरह ताकत इस्तेमाल करना जानते थे। अकल थी भी तो इसे इस्तेमाल करना नहीं चाहते थे, और ऐसे लोगों से निमटना तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इससे पहले वो मेरे ऊपर आते, मैंने इन पर छलांग लगा दी और इन दोनों को साथ लेता हुआ नीचे गिरा और इनमें से एक की खोपड़ी फुटपाथ से टकराई और वो बुरी तरह चीख उठा। मैं बड़ी फुर्ती से उठ गया और इन्हें उठने का मौका दिए बगैर इन पर ठोकरों की बारिश कर दी। इनमें से एक ने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। पहले तो मैं एक पैर पर नाच कर रह गया, फिर लड़खड़ा कर नीचे गिरा। मैंने संभलने की कोशिश करते हुए इधर उधर देखा। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक हमारे आसपास सन्नाटा छा गया था। ये बड़ी बारूनक जगह थी, मगर ऐसे मौक़ों पर लोग दूर रहना ही पसंद करते हैं, और इस वक्त भी लोग बहुत दूर दूर खड़े हमें लड़ते हुए देख रहे थे। कुछ लोग रेस्टोरेंट के दरवाजे में भी जमा थे। मुझे वो वेटर लड़का भी नजर आ गया जिसने हमें भाग जाने का मशवरा दिया था, लेकिन रजनी मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। वो पहले ही खौफजदा थी और मौका पाकर वहां से भाग गई थी। इन दोनों में से एक ने मेरी पसलियों पर जोरदार ठोकर रसीद कर दी। मैं करा उठा, लेकिन दूसरी ठोकर लगने से पहले ही मैं संभल गया और उठकर इन दोनों को ठोकरों पर रख लिया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक इनकी तवाज़ुन नहीं कर सका। एक बगैर छत की जीप ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज़ के साथ हमारे करीब आकर रुकी। स्टीयरिंग के सामने भयानक शक्ल वाला एक मुस्टंडा बैठा हुआ था। इसकी रंगत रात की तारीकी से भी ज्यादा स्याह थी, और सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि इसने लिबास भी काला ही पहन रखा था, स्याह शर्ट और स्याह पतलून। इसके जिस्म और लिबास की रंगत आपस में इस तरह मिल गई थी कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था कि जिस्म कहाँ से शुरू होता है और लिबास कहाँ पर ख़त्म होता है। इसके स्याह चेहरे पर चमकती हुई
आंखें और सफ़ेद दांत बहुत अजीब लग रहे थे और दरअसल रंगों के इस कंट्रास्ट ने इसके चेहरे को खौफनाक बना दिया था। इसके गले में सोने की चेन भी चमक रही थी। इसके साथ दूसरी सीट पर बैठी हुई लड़की को देखकर कुछ और भी अजीब सा लगा। इस लड़की की उम्र 20-21 साल से ज़्यादा नहीं थी। रंगत गोरी और चेहरे के नकूश बड़े दिलकश थे। इसका लिबास भी बड़ा दिलचस्प था। बगैर आस्तीन के ब्लाउज नुमा मुख्तसर सी शर्ट थी जिसके दामन के दोनों किनारों को इस तरह गिरा लगाई गई थी कि बूसे बन गई थी। जीन्स नाफ से भी नीचे थी। इस हसीना के गले में भी सोने की चैन थी। इसके बाल घुंघराले और शहद की रंगत थी। मजमूई तौर पर वो खासी हसीन थी। इन दोनों को देखकर जहन में अजीब सा तस्वुर उभर आता। जीप की पिछली सीट पर भी एक आदमी बैठा हुआ था। इसका हुलिया भी अगरचे मवालियों जैसा ही था। आंखों में बड़ी खौफनाक चमक थी। जीप रुकते ही वो आदमी बड़ी फुर्ती से नीचे उतर आया। इसके हाथ में पिस्तौल देखकर मेरी आंखों में तशवीश उभर आई। ये क्या हो रहा है? स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ शख्स दहाड़ा। ये तुम्हारा पूछ रहा था हुक्म, इन दोनों गुंडों में से एक ने जवाब दिया, जबकि दूसरे ने पुश्त की तरफ से मेरी बाहें पकड़कर गिरफ्त में ले लिया। इसके साथ एक लौंडिया भी थी, वो भाग गई। इसी गुंडे ने कहा। इसका सांस बुरी तरह फूल गया था। जीप से उतरने वाली मवाली ने फौरन ही मुझ पर पिस्तौल तान लिया। जीप पर बैठे हुए रोसिया शख्स के बारे में मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो आत्माराम था। वेटर लड़के ने ठीक ही कहा था कि आत्माराम बहुत खौफनाक आदमी है। चेहरे से तो वो कुछ ऐसा ही लग रहा था। वो जीप से उतर आया तो ये मेरे बारे में पूछ रहा था। वो मेरे करीब पहुंचकर बोला, क्या काम है मुझसे और कौन हो तुम? ये झूठ बोलता है, मैंने किसी के बारे में नहीं पूछा, मैंने जवाब दिया। हम चाय पीकर बाहर निकल रहे थे। इन्होंने मेरी पत्नी को छेड़ा था। मना करने पर ये मुझसे उलझ पड़े। ये झूठ बकता है हुक्म, वही गुंडा बोला। अगर वो इसकी पत्नी होती तो इसे इस तरह छोड़ कर न भागती। ये इसे छोड़ दो, आत्माराम ने कहा। इस शख्स ने मुझे छोड़ दिया। क्या वो वाकई तुम्हारी पत्नी थी? वो औरत है, पति को छोड़कर भाग गई। खैर कोई बात नहीं, हम इसे भी तलाश कर लेंगे। इसे अंदर ले जाओ, इसने आखिरी जुमला अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा। मैंने की नखियों से सूरत हाल का जायजा लिया। वो लड़की भी जीप से उतर चुकी थी। आत्माराम का वो मवाली मूर्ख मेरे करीब आ गया। इसका पिस्तौल मेरी तरफ उठा हुआ था। वो दोनों गुंडे मुझे पकड़ने के लिए फिर आगे बढ़े थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे पकड़ सकते मैंने बड़ी फुर्ती से मवाली के हाथ पर झपटा मारा। इसका पिस्तौल मेरे हाथ में आ गया और वो उछलकर 2-4 कदम पीछे हट गया। मवाली के लिए मेरी ये हरकत बिल्कुल गैर मुतवक्की थी, मगर पिस्तौल हाथ से निकलते ही वो जैसे होश में आ गया और मेरी तरफ लपका। मैंने पिस्तौल का ट्रिगर दबा दिया। गोली इसके घुटने पर लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। आत्माराम, मैं इस भूतनुमा शख्स की तरफ देखते हुए चीखा। मैं यहाँ आया तो किसी और नियत से था, मगर गड़बड़ हो गई। अपने गुरु से कहना कि मैं बहुत जल्द इससे मिलने वाला हूँ। ओ तुम पकड़ो इसे, आत्माराम चीखा। ये जानते हुए कि मेरे हाथ में पिस्तौल है, वो दोनों गुंडे मेरी तरफ लपके। मैंने इनके पैरों में गोली चला दी। वो दोनों एक झटके से रुक गए। हराम जादो, आत्माराम चीखा। रुक क्यों गए? पकड़ लो इसे। अगर ये बचकर भाग गया तो मैं तुम दोनों की कमान उतार लूंगा। वो दोनों फिर मेरी तरफ लपके। इनके इरादे खतरनाक थे। लगता था कि वो पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला कर देंगे। इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि इन्हें मौत का नहीं आत्माराम का खौफ है। मैंने फिर गोली चला दी। वो चीख कर उछला। इसने मजरूह पैर को ऊपर उठा लिया और एक पैर पर नाचने लगा। आत्माराम चीख चीख कर कह रहा था। दो आदमी होटल के दरवाजे से निकलकर मेरी तरफ लपके। इनमें से एक हाथ में लंबा सा तेगा था जिसका ब्लेड आगे से चांद की तरह खम खाए हुए था। वो वहशियाना अंदाज में चीखते हुए मेरी तरफ दौड़ रहे थे। इनका ये जारिहाना अंदाज देखकर मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी पिस्तौल की गोलियां भी इन्हें नहीं रोक सकेंगी। मैंने इनके पैरों में एक और फायर किए और एक तरफ को भाग निकला। अब यहाँ खड़े रहना खुदकुशी के मुतरादिफ था। रेस्टोरेंट से चंद गज आगे गली थी। इस गली में मुड़ते हुए मैंने एक बार फिर पीछे फायर कर दिया। तीसरी मरतबा ट्रिगर दबाया तो टिक की आवाज उबर कर रह गई। मैंने पिस्तौल इस शख्स पर खींच मारा। मेरे करीब पहुंच रहा था जो पिस्तौल इत्तेफाक से इसके सर पर लगा और वो चीखता हुआ गिर गया। मैं इस गली में दौड़ता रहा और रेस्टोरेंट के पीछे एक और गली में निकल आया। मेरे पीछे दो आदमी थे जिनमें से एक के हाथ में तेगा था। मैं जानता था कि अगर मैं इनके हाथ लग गया तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं 2-3 गलियों में घूमकर पिछली तरफ की एक सड़क पर निकल आया। मेरे पीछे दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी। मैंने जेब से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और इधर उधर देखने लगा। चंद गज आगे फुटपाथ पर 4-5 फूल फरोश औरतें तख्तों पर अपनी दुकानें सजाए बैठी थीं। ये दुकानें एक बहुत बड़ी हवेली की दीवार के साथ थीं और बिल्कुल सामने एक रोशन गली थी। इस तरफ भी इस तरह की फूलों की कुछ दुकानें दिखाई दे रही थीं। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि इस गली में कोई मंदिर होगा।
मेरे अकब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें अब भी सुनाई दे रही थीं। मेरे जहन में इस वक्त कोई बात वाज़ेह नहीं थी कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। और फिर एक मोटरसाइकिल फूलों वाली दुकानों के सामने रुकते देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। मोटरसाइकिल पर पीछे एक औरत भी बैठी हुई थी। वो मोटरसाइकिल से उतर गई और फूल फरोश औरत से बातें करते हुए तख्ते पर रखे हुए गजरे उठा कर दिखाने लगा। मर्द मोटरसाइकिल पर ही बैठा हुआ था। इसने इंजन बंद नहीं किया था। हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं दीवार की आड़ से निकलकर तेज कदम उठाता हुआ करीब पहुंच गया और मोटरसाइकिल पर बैठे हुए शख्स को रिवॉल्वर की जद में लेते हुए गुर्राया, खामोशी से मोटरसाइकिल से उतर जाओ वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। इस शख्स का चेहरा धुआं हो गया। इसके साथ ही औरत ने भी मेरे हाथ में रिवॉल्वर देख लिया। वो बुरी तरह चीख उठी, जल्दी करो, उतरो नीचे। मैं एक बार फिर गुर्राते हुए रिवॉल्वर की नाल इसके कांधे पर जोरदार जरब के तौर पर लगाई। वो करा उठा, मगर इसने मोटर बाइक से उतरने में देर नहीं लगाई। मैंने एक हाथ हैंडल पर मोटरसाइकिल को गिरने से बचा लिया। उस शख्स दूसरे हाथ से मजरूब कांधा पकड़े दोहरा हो गया था। मैंने इसे जोरदार लात रसीद की। वो कराहता हुआ फूलों के तख्ते पर गिरा। इसके साथ ही औरत चीखती हुई इसके ऊपर गिर गई और एक हाथ मेरी तरफ उठाते हुए चीखी, मत मारो इसे, मत मारो, मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो इसकी पत्नी थी और इसने पतिव्रता की बेहतरीन मिसाल पेश की थी। अपने पति को बचाने के लिए इसने अपने आप को ढाल बना लिया था। मेरा इसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मुझे मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी, वो मुझे मिल गई थी। फूलों वाली औरतें भी चीख रही थीं। वो औरतें तो चीखती हुई एक तरफ को भाग खड़ी हुई थी। मेरा ताकुब करने वाले दोनों हरामी गली से निकलकर सड़क पर आ गए और फिर एक की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी, भागो, पकड़ो इसे। मैंने मुड़कर देखा, वो तकरीबन 30 गज के फासले पर थे। वो आदमी तेगा लहराता हुआ बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा आ रहा था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ चुका था। इंजन स्टार्ट ही था। गियर में डालकर मैं क्लच ग्रिप से हाथ उठाता गया और पीछे की तरफ फायर झोंक दिया, मगर इन दोनों के दौड़ने की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। मैंने सीधे होते हुए क्लच ग्रिप छोड़ दी। मोटर बाइक एक जोरदार झटके से उछली। इसी लम्हे मुझे यूं लगा कोई चीज जोर की आवाज से मेरे सर के ऊपर से होती हुई चंद गज आगे सड़क पर गिरी हो। वो तैगा था जो बदमाश ने दौड़ते हुए मेरी तरफ फेंका था और मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो खतरनाक हथियार मेरे ऊपर से गुजर गया था। मैं मोटरसाइकिल के एक्सीलेटर ग्रिप दबाता चला गया। आगे पुररौनक इलाका था। सड़क पर ट्रैफिक भी था। पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी, लेकिन मैंने बाइक की रफ्तार कम नहीं की। पैदल चलने वाले वैसे भी बाइक की आवाज़ सुनकर बिदक रहे थे। मैंने अपने आप को आत्माराम के सामने जाहिर कर दिया था। मुझे मालूम था कि वो इस पूरे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ है और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। मंदिर से निकलते वक्त मैंने जो मंसूबा बनाया था वो मुख्तलिफ था। पंडित भैरव ने जिन लोगों के नाम बताए थे इनमें आत्माराम का नाम भी शामिल था। मेरा मंसूबा ये था कि किसी तरह आत्माराम को यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, लेकिन मेरे इस मंसूबे की महवरत ही गलत थी। पहले रजनी टकराई। मैंने ऑटो में बैठते ही ताड़ लिया था कि वो शिकारी औरत है, लेकिन इसलिए इसे साल ले लिया था कि मुझ पर कम से कम शुबा होगा। और फिर रजनी की वजह से रेस्टोरेंट में गड़बड़ हो गई। अगर वो गुंडे इसे ना छेड़ते तो हम वहाँ से निकल जाते और मैं रजनी से पीछा छुड़ाकर आत्माराम से मुलाकात करके दोबारा वहाँ आता। लेकिन फिर यह ख्याल भी आया कि रजनी को उन्होंने महज छेड़खानी के लिए नहीं छेड़ा था। वो हमारे साथ वाले कैबिन में बैठे हुए थे। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थी और जान गए थे कि मैं आत्माराम की तलाश में यहाँ आया था। इन्हें मुझ पर शुबा हो गया था और रजनी को इसलिए छेड़ा गया था कि मुझे झगड़े में उलझाकर मेरे बारे में तस्दीक चाहते थे। और इत्तेफाक से इसी वक्त आत्माराम भी पहुंच गया और इसी तरह बाजी पलट गई। अगर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते तो वहाँ से मेरी टूटी फूटी लाश ही निकलती। मैंने फौरी तौर पर अपने आप को आत्माराम के सामने जाहिर करने का फैसला कर लिया था। इस तरह मैं इन्हें यह तासुर देना चाहता था कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। इनके डर से कहीं छुपकर नहीं बैठा हुआ। मैं मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ वारों के इलाके से निकल आया था। खुली और वीरान सी सड़कें थीं। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि मैं किस सड़क से निकल आया हूँ और किस तरफ जाना चाहिए। मैं एक और सड़क पर निकल आया। इस सड़क पर दोनों तरफ बहुत हट कर हवेली नुमा पुरानी तर्ज का मकान बने हुए थे। इनकी दीवारें फसीलों की तरह उठी हुई थीं। ये राजस्थान के बड़े ठाकुरों की हवेलियाँ थीं जो सिर्फ गर्मियों का मौसम गुजारने के लिए यहाँ आते थे। मैं अब तक शहर के अंदरूनी इलाकों में फिरता रहा था, इस तरफ कभी नहीं आया था। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर ली और इधर उधर देखते हुए सोचने लगा कि किस तरफ जाना है। मैंने मोटरसाइकिल एक और सड़क पर मोड़ ली। इस वक्त मैं अपना रिवॉल्वर जेब में डाल चुका था और मेरे दोनों हाथ हैंडल पर मजबूती से जमे हुए थे। मैंने बाइक एक और सड़क पर मोड़ दी। ठीक इस लम्हे दाएं तरफ वाली सड़क से कोई गाड़ी नमदार हुई। मैं पूरी तरह इस गाड़ी के हेडलैम्प्स की रोशनी में नहा गया। मैं सड़क पर मोड़ से आगे निकल चुका था। वो गाड़ी भी इस तरफ मुड़ी थी और इससे पहले मैं कुछ समझ सकता वो गाड़ी नहायत तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करती हुई आगे आकर इस तरह रुक गई कि मेरा रास्ता ब्लॉक हो गया। गाड़ी के इस तरह आगे निकलने और ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज़ ने मुझे
चौंका दिया था। और फिर मैंने ये भी देख लिया था कि वो कोई कार नहीं जीप थी। मेरे और जीप के दरमियान तकरीबन 15 गज का फासला था। मैंने पूरी कुव्वत से बाइक को रोकने की कोशिश की, मगर बाइक बेकाबू होकर जीप से टकरा गई थी। मैं उछलकर सड़क के दूसरी झाड़ियों में गिरा। मेरे दिमाग में धमाके से हो रहे थे और इससे पहले कि मैं संभल सकता मेरे कांधों पर जोरदार ठोकर लगी। मैं उठने की कोशिश कर रहा था कि दूसरी ठोकर ने मुझे दोबारा झाड़ियों में लुढ़का दिया। जीप रोकते ही इसके हेडलैम्प्स बुझा दिए गए थे, मगर मोटरसाइकिल की बत्ती जल रही थी और इसका रुख झाड़ियों की तरफ ही था। इसकी रोशनी हम दोनों पर पड़ रही थी। मुझे ठोकरें मारने वाला भाग रहा था। मैंने आत्माराम को तीसरी ठोकर मारने का मौका नहीं दिया। इसका पैर पकड़कर जोरदार झटका देते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। आत्माराम एक टांग पर नाच कर रह गया, लेकिन वो गिरा नहीं था। मैंने उठते ही इसके मुंह पर घोंसा मारने की कोशिश की, मगर इसने ना सिर्फ झुकाई दी, अपने आप को बचा लिया, बल्कि मेरे पेट पर भी जोरदार घोंसा रसीद किया। मैं बिलबिलाता हुआ दोहरा हो गया। इसने नीचे से घुटने की ठोकर मेरी ठोड़ी पर मारी। मेरे मुंह से एक और करार निकली और मैं उछल कर सीधा हो गया। इसने मुझे संभलने का मौका दिए बगैर मेरे मुंह पर 2 घोंसे जड़ दिए। तीसरा घोंसा मैंने अपने बाएं हाथ पर रोका। इसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। मैंने इसके बगल के नीचे 2-3 घोंसे रसीद किए। हर घोंसे पर वो मेंढक की तरह फुदक पड़ता। आखिरी घोंसा मैंने ऊपर बाजू और कांधे के जोड़ पर मारा था। वो ज़रब ज़्यादा शदीद थी। मैंने इसकी कलाई को दोनों हाथों में पकड़ लिया और इसके बाजू को मरोड़ते हुए खुद भी घूम गया। इसके मुंह से पहली मरतबा कराहे खारिज होने लगी। वो कदरे नीचे को झुका हुआ था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता घूम कर इसके पेट में जोरदार ठोकर मार दी और साथ ही इसका बाजू छोड़ दिया। इस मरतबा वो चीख उठा। मैंने इसे संभलने का मौका दिए बगैर इस पर हमला कर दिया। वो ठोकरें खाता और उछलता रहा। मैंने इसे एक और ठोकर मारी तो मेरा पैर एक पत्थर पर पिट गया। मैं लड़खड़ाता अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। और इस मौके से आत्माराम ने पूरा फायदा उठाया और मुझ पर घोंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। इसमें शुबा नहीं कि इसमें बेपनाह ताकत भरी हुई थी, लेकिन चूंकि ये खुली जंग थी, दूसरा कोई मुदाखलत करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे इसका मुकाबला करने में दुश्वारी पेश रही थी। मुझे इस पर बर्तरी भी हासिल थी कि जिस्मानी तौर पर इससे हल्का होने की वजह से मैं इससे मुकाबले में ज़्यादा फुर्तीला था। 2-3 घोंसे खाने के बाद मैंने इसकी टांग में टांग फंसा दी। वो नीचे गिरा तो मैं भी इसके साथ ही गिरा। हम दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था झाड़ियों में लुढ़कते रहे। इस दौरान मुझे इसकी थोड़ी सी पिटाई करने का मौका मिल गया, लेकिन आखिरकार इसने मुझे पैरों पर उठाकर उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों में गिरा। मेरा मुंह से करा निकल गई, लेकिन मैंने संभलने में देर नहीं लगाई। आत्माराम भी संभल चुका था। मेरा ख्याल था कि वो दोबारा मुझ पर हमलावर होगा, लेकिन इसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। मैंने भी उठकर इस पर छलांग लगा दी और इसे ठीक इसी वक्त कमर से पकड़ लिया जब वो ड्राइविंग सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा था। मैं इसे कमर से पकड़कर पीछे के सीट रहा था। इसने दोनों कोहनियां पीछे की तरफ चला दी। एक कोहनी की ज़रब मेरी पसली पर लगी। मैं कराहता हुआ पीछे हट गया। वो फिर सीट पर झुक गया। मैं अब तक यही समझता रहा कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो सीधा हुआ तो इसके हाथ में तकरीबन 3 फीट लंबा लोहे का एक रॉड देखकर मैं उछल पड़ा। आत्माराम के पास कोई चाकू या पिस्तौल वगैरह नहीं था और वो ये रॉड लेने के लिए ही जीप की तरफ लपका था। इसने रॉड को दोनों हाथों में पकड़ लिया और चीखता हुआ हमलावर हुआ। मैं बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। अगर ये रॉड मेरे सर पर पड़ता तो मेरा भेजा सड़क पर बिखर जाता। मैं एक तरफ हट जाने से वो अपनी झोंक में आगे निकल गया। मैंने इसके कोहले पर जोरदार लात रसीद की। वो चीखता हुआ मुंह के बल सड़क पर गिरा, मगर इसने उठने में भी देर नहीं लगाई। मैं जीप के वारंट के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। वो एक बार फिर दहाड़ता हुआ मुझ पर हमलावर हुआ। मैंने इस मरतबा भी झुकाई देकर अपने आप को बचा लिया। लोहे का रॉड जीप की विंडो स्क्रीन पर लगा और स्क्रीन एक चनाके से चूर होकर बिखर गई। इस मरतबा मुझे मौका मिल गया। मैंने फुर्ती से नीचे झुककर इसे टांगों से पकड़कर उठा लिया। मेरा ख्याल था मैं इसे खींचता हुआ पीछे ले जाऊंगा, मगर इसने टूटी हुई विंडो स्क्रीन के फ्रेम को पकड़ लिया। मैंने इसे कुछ और ऊपर उठा कर पीछे की तरफ उछाल दिया। वो उल्टा कलाबाजी खाता हुआ वारंट के दूसरे किनारे पर पुश्त के बल गिरा। इसके मुंह से चीख निकल गई और वो जीप की दूसरी तरफ जा गिरा। मैंने भी जीप के ऊपर चढ़कर इस पर छलांग लगा दी। इस तरह गिरने से आत्माराम को शदीद चोट लगी। मैं इसे सड़क की ढलान पर रुकेता हुआ एक बार फिर झाड़ियों में ले गया। मैंने एक बात खास तौर पर नोट कर ली थी कि अब वो मुकाबले की बजाय मुजाहमत कर रहा था, लेकिन इसे एक मौका मिल गया। इसने दोनों पैर मेरे पेट पर जमा कर पीछे उछाल दिया। मैं पुश्त के बल पत्थरों पर गिरा और मेरे मुंह से करार निकल गई। आत्माराम एक तरफ को दौड़ा, लेकिन फिर रुक गया। मैंने इसे झुकते हुए देखा। मैं इस वक्त उठने की कोशिश कर रहा था कि आत्माराम सीधा हो गया। इसने दोनों हाथों में वजनी पत्थर उठा रखा था। इसने पत्थर को सर से बुलंद कर लिया। मैंने बड़ी फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाल कर एक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां आत्माराम के सीने में लगी। वजनी पत्थर इसके हाथों से छूटकर इसके करीब ही गिरा और वो भी कुछ देर तक कटे हुए दरख्त की तरह लहराता रहा। फिर धड़ाम से नीचे गिरा और ढलान पर झाड़ियों में लुढ़कता चला गया। मैं फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। चलने में आत्माराम की तरफ देखता रहा। इसकी आत्मा रुखसत हो चुकी थी और बेही
सो हरकत शरीर रह गया था। मैंने वहाँ वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझा और जीप की तरफ लपका। मोटरसाइकिल की बजाय अब मैं जीप को तरजीह दी थी। सीट पर टूटी हुई स्क्रीन के कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। मैंने एहतियात से सीट साफ की, इंजन स्टार्ट कर दिया। आत्माराम मुझे तलाश करता हुआ इस तरफ आ निकला था। इसके आदमी चारों तरफ फैल गए होंगे, हो सकता है कहीं पर गोलियों की आवाज़ भी सुन ली हो। मैं जीप को तेज़ रफ्तारी से इस तरफ दौड़ाता चला गया जिस तरफ इसका रुख था। मेरा ख्याल था कि कोई मुनासिब जगह देखकर जीप छोड़ दूंगा। तकरीबन निसफ मील आगे एक चौराहा था। अभी तक तो किसी से आमना सामना नहीं हुआ था, लेकिन तवक्का थी कि इस चौराहे पर किसी न किसी से तसादुम ज़रूर होगा। चौराहे की तरफ जाने वाली एक सड़क बिल्कुल ढलान थी। एक इमारत पर लगा हुआ थमअप का नेवन साइन देखकर मैंने ये इलाका भी शनाख्त कर लिया। इस चौराहे की दूसरी तरफ वो इलाका था जहाँ से अलका अग्निहोत्री की आश्रम की तरफ भी एक रास्ता जाता था। अचानक ही मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मैंने जीप की रफ्तार कम कर दी। वो रॉड अभी तक टूटी हुई स्क्रीन के फ्रेम में अटका हुआ था। मैंने वो रॉड उठाकर स्टीयरिंग में इस तरह फंसा दिया कि वो दाएं बाएं ना घूम सके और फिर मैंने जीप से छलांग लगा दी। संभल कर एक लम्हे को जीप की तरफ देखा और फिर बाएं तरफ बंगला नुमा इमारतों की तरफ दौड़ लगा दी। ऊंचे नीचे टीलों पर बंगले बने हुए थे। मैं दौड़ता रहा। मेरा रुख भी इसी चौराहे की तरफ था, मगर मैं सड़क के मुतवाज़ी दौड़ रहा था। इस तरह मेरे और सड़क के बीच तकरीबन 200 गज का फासला हायल हो चुका था। जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर मैं एक लम्हे को रुका था। मेरा ख्याल था कि वो जीप या तो चौराहे के वस्त में बने हुए गोल चबूतरे से टकराई थी या दाएं बाएं से आने वाली किसी और गाड़ी से टकरा गई थी। मैं एक बार फिर दौड़ने लगा और आखिरकार सड़क पर पहुंच गया और मुड़कर चौराहे की तरफ देखने लगा। चौराहा वहां से तकरीबन 300 गज दूर था। वो जीप बाएं तरफ से आती हुई एक कार से टकराई थी। हो सकता है इस तसादुम से कार में सवार कोई जख्मी हुआ हो या मर भी गया हो। धमाका बहुत ज़ोरदार था, जिसकी आवाज़ मैंने दूर से सुनी थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।